नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नासा और इसरो के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी साझा मिशन निसार सैटेलाइट की। और जो ताज़ा खबर है वो ये कि इसके लॉन्च में एक बार फिर थोड़ी देरी हो गई है। हाँ बिल्कुल। ये $15.5 बिलियन का प्रोजेक्ट है और पहले जो जून 2025 की तारीख थी, अब सुनने में आ रहा है कि ये शायद जुलाई 2025 तक खिसक गया है। और ये पहली बार नहीं है ना, पहले भी तारीखें बदली हैं। 2024 की शुरुआत की बात थी, फिर मार्च 2025 हुआ, फिर जून और अब जुलाई। तो हम्म, आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं कि आखिर ये देरी हो क्यों रही है और ये मिशन इतना अहम क्यों है। बिल्कुल समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जो ताज़ा देरी है इसकी मुख्य वजह क्या बताई जा रही है? सुनने में आया है कि कुछ तकनीकी दिक्कतें आईं। हाँ मतलब रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि जो असेंबली और टेस्टिंग का फेज था उसमें कुछ चुनौतियां सामने आईं। खासतौर पर जो सैटेलाइट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो 12 मीटर का रेडार एंटेना रिफ्लेक्टर। अच्छा, वो बड़ा सा एंटेना जो खुलता है। हाँ वही, उसी में कुछ इश्यूज डिटेक्ट हुए और इसी वजह से उसे ठीक करने और कुछ अपग्रेड्स के लिए वापस अमेरिका JPL भेजना पड़ा। हम्म। और जाहिर है वो एंटीना तो मिशन के लिए बेहद जरूरी होगा। बहुत ज़्यादा। असल में वही तो इस मिशन की जान है। उसी एंटीना की वजह से ये सैटेलाइट दो अलग-अलग रडार फ्रीक्वेंसी पर काम कर पाएगा। एक नासा का L बैंड और दूसरा इसरो का S बैंड। इसे हम ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार या सार कहते हैं। अच्छा, सार सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये थोड़ा समझाएंगे कि ये एल बैंड और एस बैंड मिलके क्या खास करते हैं? हाँ देखिए, सार का मतलब है कि सैटेलाइट अपनी मूवमेंट का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़े एंटीना जैसा इफेक्ट बनाता है, जिससे हाई रेजोल्यूशन इमेज मिलती हैं। अब एल बैंड जो है वो थोड़ा वेवलेंथ में लंबा होता है, तो वो जमीन में थोड़ा अंदर तक झांक सकता है, जैसे मिट्टी की नमी देखनी हो या घने जंगलों के नीचे की जमीन। ओह, दिलचस्प। और जो एस बैंड है उसकी वेवलेंथ छोटी होती है, तो वो सतह की ज्यादा बारीक डिटेल्स पकड़ता है, जैसे बर्फ की परत हो गई या फिर जमीन में होने वाला बहुत हल्का सा विस्थापन, जिसे हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो मतलब ये दोनों मिलकर पृथ्वी की सतह में होने वाले बेहद छोटे बदलाव, आपने कहा सेंटीमीटर स्तर का, हाँ उनको भी पकड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सेंटीमीटर तक की मूवमेंट भी ये डिटेक्ट कर सकेगा। ये अपने आप में अभूतपूर्व क्षमता है पृथ्वी अवलोकन के लिए। वाह, ये तो वाकई बहुत पावरफुल लगता है। अच्छा, तो अब एंटीना ठीक होकर वापस आ गया है। क्या स्टेटस है सैटेलाइट का? हाँ, अच्छी खबर यही है कि सैटेलाइट ने बेंगलोर में जो ISRO की सैटेलाइट इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी है, वहां अपना सारा काम पूरा कर लिया है और अब उसे श्रीहरिकोटा मतलब सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहां से लॉन्च होना है, वहां पहुंचा दिया गया है। अच्छा, तो मतलब लॉन्च पैड के करीब पहुंच गया है। हाँ, कह सकते हैं। अब नासा और ISRO मिलकर लॉन्च की जो फाइनल डेट है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। जुलाई 2025 फिलहाल का अनुमान है। चलिए, देर आई दुरुस्त आयत। देरी तो हुई है, लेकिन अगर बड़ी तस्वीर देखें तो ये मिशन कितना महत्वपूर्ण है भारत अमेरिका के संबंधों के लिए भी और विज्ञान के लिए भी। बहुत ज्यादा। देखिए, देरी अपनी जगह है, लेकिन निसार अभी भी अमेरिका और भारत के बीच सबसे बड़े और महत्वपूर्ण सहयोगी अंतरिक्ष मिशनों में से एक है। ये सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, एक तरह से दोनों देशों की स्पेस टेक्नोलॉजी में साझेदारी का प्रतीक है। और वैज्ञानिक दृष्टि से ये क्या खास जानकारी देगा? ये सैटेलाइट पूरी पृथ्वी की मतलब लगभग सारी जमीन और बर्फ से ढकी सतहों को हर 12 दिनों में 2 बार स्कैन करेगा। हर 12 दिन में 2 बार? मतलब डेटा की तो बाढ़ आ जाएगी। हाँ बिल्कुल। और ये डेटा क्लाइमेट चेंज को समझने, जैसे ग्लेशियर कैसे पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर क्यों बढ़ रहा है, इन सब के लिए बहुत जरूरी होगा। साथ ही भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी और भविष्यवाणी में मदद करेगा। और खेती वगैरह के लिए भी? हाँ बिल्कुल। खेती के पैटर्न, फसलों की सेहत, पानी का इस्तेमाल, जंगलों का घटना बढ़ना, इन सब पर नजर रखने के लिए भी ये बहुत उपयोगी साबित होगा। और एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि ये रडार तकनीक है, तो ये ऑप्टिकल सैटेलाइट्स की तरह सिर्फ दिन में या साफ मौसम में ही काम नहीं करेगा। एकदम सही कहा। यही इसका एक और बड़ा फायदा है। ऑप्टिकल सैटेलाइट्स को सूरज की रोशनी चाहिए होती है और बादल उनके रास्ते में आ जाते हैं, लेकिन निसार का रडार बादलों को चीर कर दिन हो या रात हर मौसम में पृथ्वी की सतह को देख सकता है। ये तो गेम चेंजर है एक तरह से। बिल्कुल, ये हमें लगातार बिना रुके पृथ्वी की बदलती तस्वीर दिखाता रहेगा। तो जब ये लॉन्च होगा, इसे ISRO के GSLV रॉकेट से भेजा जाएगा, है ना? हाँ, ISRO का जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 2 यानी GSLV F-16 रॉकेट इस्तेमाल होगा।
ये करीब 3 टन का सैटेलाइट है और इसे पृथ्वी से लगभग 747 किलोमीटर ऊपर एक खास कक्षा में डाला जाएगा। 747 किलोमीटर। और ये कक्षा कौन सी होगी? इसे सूर्य तुल्यकालिक कक्षा या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सैटेलाइट पृथ्वी के किसी भी हिस्से के ऊपर से हमेशा एक ही लोकल टाइम पर गुजरेगा। अच्छा, जैसे दिल्ली के ऊपर से हमेशा सुबह के 10 बजे ही निकलेगा, इस तरह से? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। इससे समय के साथ होने वाले बदलावों की तुलना करना आसान हो जाते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी का एंगल लगभग एक जैसा रहता है। हालांकि निसार रेडार है, फिर भी ऑर्बिट पृथ्वी अवलोकन के लिए बहुत स्टैंडर्ड और फायदेमंद मानी जाती है। और ये जानना भी जरूरी है कि ये मिशन कोई 1-2 साल का एफर्ट नहीं है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी और इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने मिलकर 10 साल से ज्यादा इस पर काम किया है। 10 साल से ज्यादा? हाँ, और ये पहली बार है जब दोनों एजेंसियों ने पृथ्वी अवलोकन के किसी मिशन पर इतने बड़े हार्डवेयर, मतलब सैटेलाइट के मुख्य पेलोड पर, इस तरह मिलकर काम किया है। चलिए, अगर हम आज की बातचीत का सार निकालें, हमने देखा कि तकनीकी दिक्कतें, खासकर वो बड़े एंटीना से जुड़ी, देरी का कारण बनी, लेकिन अब सैटेलाइट लॉन्च के लिए लगभग तैयार है, श्रीहरिकोटा पहुंच चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये मिशन अपनी डुअल फ्रीक्वेंसी रडार तकनीक L और S बैंड के कॉम्बिनेशन से पृथ्वी को देखने और समझने का एक बिल्कुल नया तरीका देगा। हाँ, सेंटीमीटर स्तर के बदलावों को पकड़ने की क्षमता इसे खास बनाती है। बिल्कुल। तो देरी के बावजूद लगता है कि ये मिशन हमारे ग्रह के बारे में हमारी समझ में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। जलवायु परिवर्तन हो, आपदा प्रबंधन हो या हमारे प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी, हर जगह इसका असर दिखेगा। सही कहा। और ये हमें एक अहम सवाल पर भी लाकर छोड़ता है। देखिए, इतनी देरी हुई, इतनी तकनीकी चुनौतियां आईं, लेकिन फिर भी दोनों देशों की स्पेस एजेंसियां इस पर टिकी रहीं। ये मिशन पृथ्वी विज्ञान में वाकई एक बड़ी छलांग लगाने का वादा करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब ये डेटा वाकई हम तक पहुंचना शुरू होगा, तो ये हमारी पृथ्वी और उसके जटिल सिस्टम्स के बारे में हमारी समझ को और किन अनजाने, अप्रत्याशित तरीकों से बदल सकता है, जिनके बारे में शायद हमने अभी कल्पना भी नहीं की है।